नमस्कार साथियों, JS71 क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मतलब इमेजिन कीजिए एक स्थिति जहां घड़ी टिक टिक कर रही है। स्क्रीन पर एक सवाल है KM5, फिर IP8, फिर GS11 और पूछा गया है कि आगे क्या आएगा। हाँ, और टाइमर में सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं। बिल्कुल। ऐसे दबाव वाले क्षणों में लोग अक्सर अपनी उंगलियों पर ABCD गिनना शुरू कर देते हैं ना, और बीच में ही भूल जाते हैं कि वे कहाँ थे। तो आज का हमारा जो स्रोत है, JS71 क्लासेस द्वारा प्रस्तुत अक्षरांक श्रृंखला या कहें अल्फाबेट सीरीज मास्टरी, वो इसी बारे में है। ये कोई रटने वाला शॉर्टकट नहीं है, बल्कि वर्बल रीजनिंग के इस हिस्से को एक गेम में बदलने का तरीका है। देखो, ये विज्ञान समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब परीक्षा का भारी दबाव होता है तो हमारा दिमाग सबसे पहले उन चीजों को भूलता है जिन्हें हमने बिना समझे बस रट्टा मारा होता है। मतलब पैनिक की स्थिति में रटी हुई चीजें बिल्कुल काम नहीं आती। एकदम सही बात है। तो आज का हमारा लक्ष्य यही है कि कैसे हम दिमाग की स्वाभाविक प्रक्रिया का इस्तेमाल करके इन अक्षरों के क्रम को हमेशा के लिए अपने मेमोरी में लॉक कर सकते हैं, वो भी बिना एक भी पन्ना रटे। अच्छा, तो शुरुआत में वहीं से करते हैं जहां सबसे ज्यादा गलती होती है, मतलब रटने के तरीके से। बचपन से हमें सिखाया गया है कि A से Z तक 26 अक्षर होते हैं, लेकिन जब अचानक कोई पूछ ले कि दाएं से 18वां अक्षर कौन सा है, तो दिमाग अचानक ब्लैंक क्यों हो जाता है? मतलब ऐसा क्यों लगता है कि सब कुछ भूल गए? इसका सीधा संबंध हमारे शरीर और दिमाग के स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। मैं समझाता हूँ। जब कोई परीक्षा हॉल में बैठा होता है ना, और स्क्रीन पर टाइमर घट रहा होता है, तो शरीर में कोर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने लगता है। कॉर्टिसोल। हाँ, बिल्कुल। ये हार्मोन हमारी वर्किंग मेमोरी को कुछ समय के लिए शट डाउन कर देता है। और वर्किंग मेमोरी दिमाग का वही हिस्सा है जो उंगलियों पर गिनती या सीधी गिनती को प्रोसेस करता है। ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। मतलब अगर कोई सिर्फ उंगलियों पर गिनने के भरोसे परीक्षा हॉल में जा रहा है, तो वो टाइमर शुरू होने से पहले ही हार चुका है। तो फिर इसका उपाय क्या है? स्रोत में इजोटी फॉर्मूले का जिक्र है। क्या ये इस कॉर्टिसोल वाले प्रभाव को रोक सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इजोटी इसका पहला और सबसे तार्किक कदम है। देखो, ये 5 के गुणज पर काम करता है, मतलब मल्टीपल्स ऑफ 5। ई आता है 5वें स्थान पर, जे 10वें पर, ओ 15वें पर, टी 20वें पर और वाई 25वें पर। अच्छा, 5, 10, 15, 20, 25। हाँ, ये सिर्फ अक्षरों का समूह नहीं है, ये मनोविज्ञान की एक तकनीक है जिसे चंकिंग कहते हैं। हमारा मस्तिष्क एक साथ 26 रैंडम नंबरों को याद नहीं रख सकता, ये उसकी क्षमता के बाहर है। सही बात है। लेकिन वो 5 के गैप वाले एक छोटे पैटर्न को बहुत आसानी से पकड़ लेता है। तो इससे वर्किंग मेमोरी पे पड़ने वाला बोझ काफी कम हो जाता है। मैं समझ गई। अगर मैं इसे किसी रोजमर्रा की चीज से जोड़ के देखूं, तो ये मुझे हाईवे के माइलस्टोन यानी मील के पत्थरों की तरह लगता है। वो कैसे? मतलब सोचिए, अगर किसी को किसी लंबे सफर पर जाना है और उसे 11वें किलोमीटर पर रुकना है, तो वो 0 से गिनती थोड़ी शुरू करेगा। हाँ, बिल्कुल नहीं। वो बस हाईवे पर 10वें किलोमीटर वाले माइलस्टोन को देखेगा और वहां से सिर्फ एक कदम आगे बढ़ जाएगा। ठीक इसी तरह अगर किसी को के का स्थान खोजना है, तो ए से गिनने की कोई जरूरत नहीं है। बस 10वें माइलस्टोन यानी जे को दिमाग में लाना है और जे के तुरंत बाद के आता है, मतलब 10 और 11। अरे वाह, ये माइलस्टोन वाली एनालॉजी एकदम सटीक है। चंकिंग बिल्कुल इसी तरह काम करती है। ये हमें एक मेंटल बेसलाइन देती है। और इसी विचार को और मजबूत करने के लिए स्रोत में एक और टूल दिया गया है, रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3। F6, I9, L12, O15, R18, U21 और X24। रुको रुको, मुझे यहाँ थोड़ा संदेह हो रहा है। ईजोटी तो 5 के गैप में है, जो आसान है क्योंकि 5, 10, 15, 20 गिनना हमारी आदत में होता है। हाँ, बिल्कुल। बचपन से हम 5 का पहाड़ा सबसे आसानी से याद करते हैं, लेकिन 3 का पहाड़ा, मतलब CFILORUX जैसा कोई अजीब सा शब्द याद रखना, क्या परीक्षा के भारी दबाव में इस शब्द को याद रखना थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? क्या सच में लोग इसे इस्तेमाल करते हैं? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। पहली नजर में ये एक्स्ट्रा काम लग सकता है, लेकिन इसे ऐसे देखें कि ये ईजोटी का विकल्प नहीं है, बल्कि उसका एक एडवांस्ड वर्जन है। अच्छा। मतलब जब किसी को ईजोटी से के का पता लगाना था, तो उसने जे से एक कदम आगे बढ़ाया।
बहुत आसान था। लेकिन अगर कोई बीच का अक्षर हो, जैसे Q या W, तो ईजोटी में भी 2 या 3 कदम आगे पीछे जाना पड़ सकता है। हाँ, उसमें गलती हो सकती है। बिल्कुल। वहीं पर रूल ऑफ 3 उन दूरियों को और भी कम कर देता है। ये दिमाग को और भी ज्यादा करीब के एंकर पॉइंट्स दे देता है। एक बार जब दिमाग इन 8 अक्षरों को एंकर बना लेता है, तो कोई भी रैंडम अक्षर इन एंकर से सिर्फ 1 कदम की दूरी पर होता है। ये सोचने का समय एकदम आधा कर देता है। ठीक है, मैं एंकर पॉइंट्स वाली बात मान लेती हूँ, ये दूरी कम कर देता है। लेकिन ईजोटी हो या रूल ऑफ 3, इसमें अभी भी थोड़ा बहुत गणित तो शामिल है ही ना? थोड़ा बहुत तो है। जैसे O15 में 3 जोड़कर R18 निकालना। भले ये आसान गणित हो, लेकिन परीक्षा के उस पैनिक वाले माहौल में 15 + 3 सोचने में भी कुछ सेकंड्स तो खर्च होते ही हैं। क्या हम इस गणित वाले हिस्से को पूरी तरह से बाईपास नहीं कर सकते? यहीं से इस तकनीक का सबसे रचनात्मक हिस्सा शुरू होता है। गणित को पूरी तरह से बाईपास करने के लिए हमें अक्षरों को उनकी बनावट से जोड़ना होगा। बनावट से? हाँ, इसे विजुअल न्यूमोनिक्स या शेप शिफ्टर तकनीक कहते हैं। इसमें आपको कुछ जोड़ना घटाना नहीं है। अक्षर खुद अपनी शक्ल और बनावट से अपना नंबर बताते हैं। अरे वाह, ये वाला हिस्सा सच में बहुत मजेदार लग रहा है। मतलब अगर कोई F को देखे तो F से फिक्स और फिक्स से 6 की ध्वनि आती है। बिल्कुल सही। पर ये तो एक सुनने वाली ट्रिक हो गई। मुझे विजुअल ट्रिक्स के बारे में और जानना है। विजुअल ट्रिक्स इससे भी ज्यादा कमाल की हैं। जैसे G अक्षर को अगर ध्यान से देखा जाए तो उसके निचले हिस्से में जहां वो खत्म होता है, एक 7 की आकृति साफ साफ छिपी हुई दिखाई देती है। हाँ, मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा। और H का आकार भी बहुत कुछ कहता है। अगर हम कल्पना करें और H के ऊपर और नीचे के खुले हिस्सों को एक लाइन खींचकर बंद कर दें, तो वो बिल्कुल 8 के आकार का बन जाता है। अरे हाँ, और I को जब हम कर्सिव राइटिंग में लिखते हैं तो वो देखने में बिल्कुल 9 जैसा लगता है। एकदम सही। और जहां ये ट्रिक्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और संस्कृति से जुड़ती हैं, वहां तो ये हमेशा के लिए दिमाग में छप जाती हैं। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? जैसे K के लिए किंग्स 11 पंजाब। ये क्रिकेट टीम का नाम है। ओहो, क्या बात है। कोई भी व्यक्ति जिसने कभी क्रिकेट देखा है, वो इसे कैसे भूल सकता है कि K का नंबर 11 है। सही बात है। और मैंने PDF में देखा था, U के लिए you're 21, मतलब तुम 21 के हो। ये तो किसी की तारीफ करने का बड़ा मजाकिया तरीका है। हाँ, और V के लिए भारत का मशहूर नारा हम दो हमारे दो, जो कि 22 का संकेत देता है। ये तो बहुत ही फनी और याद रखने लायक है। साथ ही स्रोत में M और W वाला कॉन्सेप्ट तो एकदम माइंड ब्लोइंग लगा मुझे। M को अपनी कल्पना में 90 डिग्री घुमाएं तो वो 13 का 3 बन जाता है। बिल्कुल। और W को घुमाएं तो वो 23 का 3 बन जाता है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा न्यूरोलॉजिकल कारण है जो हमें समझना चाहिए। देखो, हमारा दिमाग सूखी और अमूर्त जानकारी को याद रखने के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है। मतलब रटने के लिए नहीं बना है। हाँ, M का नंबर 13 है। यह सिमेंटिक मेमोरी का हिस्सा है। इसे याद रखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब हम M को घुमाकर 3 बनता हुआ देखते हैं या किंग्स 11 पंजाब जैसी यादों को K से जोड़ते हैं, तो हम एपिसोडिक मेमोरी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि हम किसी नीरस फैक्ट को एक कहानी या एक विजुअल तस्वीर में बदल रहे हैं, जिसे दिमाग आसानी से पकड़ सके। एकदम सही। दिमाग इमेजेस और भावनाओं को डेटा के मुकाबले कई गुना तेजी से प्रोसेस करता है। जब परीक्षा में W सामने आता है, तो दिमाग को 23 याद करने के लिए गिनना नहीं पड़ता। वो सीधे उस उल्टे 3 की छवि को रिकॉल कर लेता है। हाँ, और ये उस स्ट्रेस वाले कोर्टिजोल हार्मोन को भी पूरी तरह चकमा दे देता है, क्योंकि एक तस्वीर या कहानी याद करने में दिमाग को कोई तनाव महसूस नहीं होता। ये वाकई एक गेम चेंजर अप्रोच है। अब तक तो हमने अक्षरों को सीधे क्रम में पहचानना सीख लिया, मतलब A से Z तक। ये तो ऐसा है जैसे एक सीधे हाईवे पर गाड़ी चलाना, जो कि आसान है। बिल्कुल। लेकिन परीक्षा बनाने वाले इतने सीधे तो होते नहीं हैं, है ना? वे अचानक से बीच में बोल देते हैं कि Z से A की तरफ पीछे की ओर गिनो, या किसी अक्षर का विपरीत अक्षर बताओ। हाँ, उल्टी गिनती। तो जब सीरीज उल्टी चलने लगे, तो क्या ये पूरा सिस्टम क्रैश नहीं हो जाएगा? सिस्टम क्रैश होने के बजाय ये एक नए गणितीय टूल का इस्तेमाल करता है, जिसे सम 27 रूल कहते हैं। सम 27? हाँ, ये नियम विपरीत अक्षरों को निकालने की एक मास्टर की है। नियम बहुत ही सीधा है। किसी भी अक्षर और उसके विपरीत अक्षर के स्थानों का योग हमेशा 27 होता है। मतलब अगर A शुरुआत से पहले स्थान पर है और Z आखिर से पहले यानी 26वें स्थान पर है, तो 1 और 26 मिलाकर 27 हुए। बिल्कुल।
और इसी नियम का इस्तेमाल करके अगर कोई बाएं से किसी अक्षर का स्थान जानता है और उसे दाएं से उसका विपरीत स्थान निकालना है तो बस उसे 27 में से घटाना होगा। अच्छा, मतलब एक उदाहरण लेते हैं। हाँ, मान लीजिए बाएं से 10वां अक्षर जे है, तो दाएं से उसका स्थान क्या होगा? बहुत आसान गणित है। 27 - 10 = 17 और 17वां अक्षर क्यू होता है। यहाँ मुझे एक बार फिर से एक तार्किक सवाल उठाना है और मुझे यकीन है कि जो भी पहली बार ये टॉपिक पढ़ता है उसके मन में ये बात खटकते होगी। पूछे। जब अंग्रेजी वर्णमाला में कुल मिलाकर 26 अक्षर ही होते हैं तो ये 27 कहाँ से टपक पड़ा? मतलब विपरीत स्थान निकालने के लिए हम सीधे 26 में से क्यों नहीं घटा रहे? 27 का क्या लॉजिक है? ये सवाल बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण है। इसे समझने के लिए हमें डबल काउंटिंग के गणित को समझना होगा। मैं समझाता हूँ। हाँ, बताइए। जब हम किसी सीमित सीरीज के दोनों सिरों से किसी एक ही वस्तु की स्थिति को जोड़ते हैं तो वो योग हमेशा कुल संख्या से एक ज्यादा होता है, मतलब n+1। इसे अपनी उंगलियों पर आजमा कर देखा जा सकता है। उंगलियों पर? हाँ, देखिए, एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। जो बीच वाली उंगली है वो बाएं से भी तीसरी है और दाएं से भी तीसरी है। हाँ, ये तो स्पष्ट है। 1 2 3 और उधर से भी 1 2 3। अब अगर इन दोनों स्थानों यानी 3 और 3 को जोड़ें तो 6 आता है, जो कि कुल उंगलियों यानी 5 से एक ज्यादा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बीच वाली उंगली को 2 बार गिन लिया गया है, एक बार बाएं से आते वक्त और एक बार दाएं से आते वक्त। एकदम सही। इसी डबल काउंटिंग को एडजस्ट करने के लिए 26 अक्षरों के मामले में ये फॉर्मूला 26 + 1 यानी 27 बन जाता है। इसीलिए 27 में से घटाना जरूरी होता है ताकि वो एक्स्ट्रा काउंट हट जाए। ओहो, अब समझी। तो ये कोई हवा में उछाला गया जादुई नंबर नहीं है, बल्कि विशुद्ध लॉजिक है। बिल्कुल। लेकिन बार बार 27 में से घटाना भी तो एक मानसिक मेहनत है ना, जिसमें समय लगता है। क्या विपरीत अक्षरों को याद रखने का कोई विजुअल या एपिसोडिक मेमोरी वाला तरीका नहीं है, जैसा हमने शेप शिफ्टर में देखा था? बिल्कुल है। इसके लिए स्रोत में एक निमोनिक्स मैट्रिक्स बनाई गई है। हर विपरीत जोड़े को एक जाने पहचाने शब्द में पिरो दिया गया है। अच्छा, तो पूरी लिस्ट को रटने की जरूरत नहीं है? नहीं, बस कुछ उदाहरण ही ये बताने के लिए काफी हैं कि ये कितना शक्तिशाली है। जैसे के और पी एक दूसरे के विपरीत हैं। के बाएं से 11, पी दाएं से 11। हाँ, तो इसे याद रखने के लिए पीके मूवी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अरे वाह, पीके मूवी। या आई और आर के जोड़े के लिए इंडियन रेलवेज। और मैंने पीडीएफ में देखा था कि सी और एक्स के लिए क्रैक स्नैक्स है, या जी और टी के लिए जीटी रोड। हाँ, वही सब। ये कमाल का तरीका है सच में। जब कोई पीके मूवी सुनता है तो उसे के और पी के नंबर नहीं रटने पड़ते, ना ही 27 में से 11 घटाना पड़ता है। बिल्कुल। उसके दिमाग में सीधे उस फिल्म का पोस्टर या आमिर खान की छवि बन जाती है और वो जोड़ा हमेशा के लिए याद हो जाता है। ये फिर से वही बात हो गई कि दिमाग को भारी डेटा की बजाय एक छोटी सी कहानी या छवि दे दो। सही कहा। तो अब तक हमारे पास सारे टूल्स या हथियार आ चुके हैं। हाँ। फॉरवर्ड काउंटिंग के एंकर्स जैसे एजोटी, विजुअल शेप्स और रिवर्स काउंटिंग का सम 27 और निमोनिक्स। अब वक्त है इन हथियारों को असली परीक्षा के मैदान में टेस्ट करने का। बिल्कुल, चलिए इसे देखते हैं। अगर हम इन सब को एक साथ मिला दें तो असली परीक्षा के सवाल कैसे हल होते हैं? असली सवालों में गैप्स पैटर्न सबसे आम है। मान लीजिए एक सीरीज दी गई है B, फिर F, फिर J, फिर N और उसके बाद प्रश्न चिन्ह है। तो पारंपरिक तरीके से एक विद्यार्थी B के बाद C, D, E, F उंगलियों पर गिनेगा, फिर F के बाद G, H, I, J गिनेगा। ये बहुत धीमा और पैनिक बढ़ाने वाला तरीका है। लेकिन हमारे नए नजरिए से हमें अक्षरों को देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ नंबर देखने हैं। अच्छा। B है 2, F का फिक्स मतलब 6, J है 10 इजोटी से और N है 14 क्योंकि M 13 के ठीक बाद आता है। तो हमारी सीरीज बन गई 2, 6, 10, 14। अरे ये पैटर्न तो कोई भी तुरंत पकड़ लेगा। यहाँ हर नंबर में 4 जुड़ रहा है, मतलब +4 का लॉजिक चल रहा है। बिल्कुल। तो 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 आएगा। और 18वां अक्षर कौन सा है? रूल ऑफ 3 से हमें याद है कि R 18 पर होता है, तो जवाब R है। देख रहा, जो सवाल उंगलियों पर गिनने में 30 सेकंड लेता और गलती की गुंजाइश रखता, वो इस तरीके से 5 सेकंड में हल हो गया। सच में, अक्षरों को नंबर में बदलते ही एक जटिल पहेली से प्राइमरी क्लास के जोड़ घटाव का सवाल बन जाता है। लेकिन असली चुनौती तब आती है
जब दांव थोड़ा और बढ़ा दिया जाता है। सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब अक्षर और अंक दोनों एक साथ आ जाते हैं, जिसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कहते हैं। हर्र, बिल्कुल। एपिसोड की शुरुआत में मैंने जिस सवाल का जिक्र किया था वो इसी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का था। के M5, फिर IP8, फिर GS11, फिर EV14 और फिर पूछा गया था कि आगे क्या आएगा। हाँ। ये तो सच में किसी एलियन कोड जैसा दिखता है। मतलब इसे देखकर तो किसी के भी पसीने छूट जाएं। पहली नजर में यह भारी डेटा ओवरलोड लगता है और यहीं पर स्ट्रेस हावी होता है। लेकिन इसे हल करने की मास्टर कुंजी है ट्रैक सिस्टम। ट्रैक सिस्टम? जी। वो क्या है? पूरे कोड को एक साथ पढ़ने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। इसे अलग अलग पटरियों या ट्रैक्स में तोड़ लेना चाहिए। मतलब हर ग्रुप के पहले पहले अक्षरों का एक अलग ट्रैक बनाना? बिल्कुल। पहला ट्रैक देखिए, KIGE। नंबरों में बदलें तो K11, I9, G7 और E5। यहाँ पैटर्न एकदम साफ है, हर बार 2 घट रहा है। हाँ, 11, 9, 7, 5। तो 5 में से 2 गए, बचा 3 और 3 पर आता है C। ये एकदम सही। तो हमारे फाइनल जवाब का पहला हिस्सा C हो गया। अब बीच वाले अक्षरों का दूसरा ट्रैक देखते हैं। M13, P16, S19, V22। या हर बार 3 जुड़ रहा है। 13, 16, 19, 22। तो 22 में 3 जोड़ेंगे तो 25 आएगा और 25वां अक्षर इजोटी के हिसाब से Y है। तो दूसरा हिस्सा हो गया Y। और आखिरी ट्रैक अंकों का है 5, 8, 11, 14। यहां भी हर बार 3 जुड़ने का स्पष्ट लॉजिक है। 14 में 3 जोड़ा तो 17। तो इन तीनों ट्रैक्स को एक साथ मिलाने पर फाइनल जवाब बनता है CY17। बिल्कुल। ये वाकई एक आहा मोमेंट है। जो चीज शुरुआत में इतनी उलझी हुई और डरावनी लग रही थी, उसे ट्रैक्स में बांटकर और नंबरों में बदलकर कितनी आसानी से डिकोड कर लिया गया। यही तो चंकिंग है। हाँ, ये दिमाग के उस चंकिंग वाले सिद्धांत का ही एक और रूप है कि बड़ी और जटिल समस्या को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ देना। ये सब बहुत तार्किक है, लेकिन एक आखिरी अड़चन है जो सबसे ज्यादा परेशान करती है। वो क्या? मान लीजिए हम इसी तरह घटाव कर रहे हैं, किसी सीरीज में पीछे जा रहे हैं और पीछे जाते जाते हमारा मान 0 या माइनस में चला जाए। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। जैसे मान लीजिए मैं B पर हूं जो कि 2 है और मुझे 6 कदम पीछे जाना है। 2 - 6 तो -4 होता है। वर्णमाला में -4 पर कौन सा अक्षर होता है? ये तो पूरी तरह से आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है। यही पर इस पूरी मास्टर क्लास का सबसे शक्तिशाली नियम सामने आता है, द गोल्डन रूल ऑफ रिवर्सल। अच्छा। ये कंप्यूटर साइंस और मॉड्यूलर अरिथमेटिक का एक बहुत ही व्यावहारिक सिद्धांत है। मॉड्यूलर अरिथमेटिक? ये तो थोड़ा भारी भरकम शब्द हो गया। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? मैं समझाता हूँ। इसे एक एनालॉग घड़ी की तरह समझिए। ठीक है। जब दोपहर के 1 बजते हैं तो 24 घंटे वाले फॉर्मेट में वो वास्तव में 12 के बाद का 13वां घंटा होता है। हाँ, रेलवे टाइम में 13 बजते हैं। घड़ी 12 के बाद रुकती नहीं है, वो वापस 1 से शुरू हो जाती है। ये एक चक्रीय गणित है। अंग्रेजी वर्णमाला भी कोई सीधी रेखा नहीं है जिसके दोनों सिरे बंद हो। मतलब ये एक साइकिल है। हाँ, ये एक गोल पहिया है। ए से पीछे जाने पर आप किसी दीवार से नहीं टकराते, बल्कि घूमकर वापस Z पर आ जाते हैं। तो अगर मैं 2 में से 6 घटाकर -4 पे पहुंच गई हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? गोल्डन रूल कहता है कि जब भी मान 0 या माइनस में आ जाए तो उसमें बस 26 जोड़ दीजिए। अच्छा, सिर्फ 26 जोड़ना है? हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे टाइम को एडजस्ट करने के लिए घड़ी में 12 जोड़ना। तो -4 में 26 जोड़ने पर क्या मिलेगा? 22। और हमें अपनी विजुअल ट्रिक से याद है कि 22 का मतलब भारत का नारा हम दो हमारे दो यानी V है। बिल्कुल। तो उत्तर V होगा। ये इतनी आसानी से सॉल्व हो गया। 26 जोड़ना उस साइकिल या पहिए को वापस अपनी जगह पर सेट कर देता है। ये सच में एक ऐसा टूल है जो किसी भी स्टूडेंट का कीमती समय बचाएगा और उसे पैनिक होने से रोकेगा। और अगर ध्यान से देखा जाए तो JS71 क्लासेस द्वारा दी गई ये तकनीकें सिर्फ याद करने के छोटे-मोटे ट्रिक्स नहीं हैं। तो और क्या है? ये किसी भी डेटा को देखने और प्रोसेस करने का एक पूरा नया नजरिया है। सच में आज हमने देखा कि कैसे रटने की उस पुरानी थका देने वाली परंपरा को एक स्मार्ट और तार्किक तरीके से बदला जा सकता है। हाँ, हमने समझा कि हमारा दिमाग लीनियर काउंटिंग की बजाय चंकिंग और माइलस्टोन्स को ज्यादा आसानी से पकड़ता है। बिल्कुल। और हमने शेप शिफ्टर्स के जरिए अक्षरों की शक्ल में छिपे नंबर्स ढूंढे, SEM27 रूल से उल्टे क्रम का डबल काउंटिंग लॉजिक समझा
और अंत में उस गोल्डन रूल के जरिए इस गोल पहिए के गणित को डिकोड किया। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगा जो इस गोल्डन रूल से निकल कर आता है। हाँ, बताइए। वर्णमाला के इस गोल पहिए वाले लॉजिक ने हमें दिखाया कि जब हम माइनस या नेगेटिव में जाते हैं तो वो एंड ऑफ द रोड नहीं होता। वह बस उसी साइकिल का एक दूसरा हिस्सा होता है। चाहे कंप्यूटर की कोडिंग हो, गणित के जटिल समीकरण हो या डेटा साइंस का कोई पैटर्न, हर जगह चीजें इसी मॉड्यूलर अरिथमेटिक के चक्रीय रूप में काम करती हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। जब भी कोई लॉजिकल सिस्टम अपने अंतिम बिंदु पर पहुंचता है तो वह टूटता नहीं है, बल्कि एक नए लूप में रीसेट हो जाता है। क्या हम असल जिंदगी की समस्याओं या इतिहास के पैटर्न को भी इसी चक्रीय नजरिए से देख सकते हैं, जहां नेगेटिव में जाने का मतलब अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है? ये वाकई सोचने वाली बात है कि गणित और लॉजिक की ये बुनियादी नियम हमारी सोच को कितना स्पष्ट बना सकते हैं। जो चीज पहले एक डेड एंड लगती है वो असल में एक लूप का हिस्सा होती है। बिल्कुल। तो जाने से पहले स्रोत में अंत में एक होमवर्क प्रश्न दिया गया है जो हम यहाँ सुनने वालों के लिए छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, वो प्रश्न क्या है? प्रश्न है YZ, फिर VYZ, फिर SYZ, फिर PYZ और उसके बाद अगला पद क्या होगा? इस पर विचार करें, ट्रैक सिस्टम का इस्तेमाल करें और जो विजुअल एंकर्स आज हमने समझे हैं उन्हें टेस्ट करें। आज की इस गहरी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।